नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, एक दिन का उपवास उन्होंने किया, धरने पर भी वो बैठे और आपको बता देते हैं वजह क्या रही। वजह थी दहेज हत्या के मामले केरल में, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई राज्यपाल इस तरीके से उपवास पर बैठा है या धरने पर बैठा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने आधिकारिक आवास पर यह उपवास रखा है। शाम 4:30 बजे वो धरने पर बैठे। पिछले 1 महीने के अंतराल में केरल में दहेज हत्या के 4 मामले सामने आए हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी। 9 जुलाई को केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था और ये पूछा था कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 का राज्य में सख्ती से पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। शैक्षिक स्तर पर सबसे विकसित राज्यों में आने वाले केरल में दहेज पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि दहेज को लेकर बेटियों के साथ हिंसा, प्रताड़ना हो रही है, जिसके विरोध में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज अपने आवास पर महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे 1 दिवसीय धरने पर बैठे। केरल में 1 महीने के अंतराल में दहेज को लेकर 4 मौत हुई। कई मामले ऐसे हैं जिनमें शादी में भारी भरकम दहेज भी दिया गया था, लेकिन फिर दहेज की भूख ने ही इन बेटियों की जिंदगी छीन ली। तिरुवनंतपुरम, तारीख 11 जुलाई, 22 साल की अनुजा की मौत। अनुजा ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोल्लम, तारीख 21 जून, 22 साल की विस्मया की लाश अपने पति के घर में लटकी पाई गई। परिवार का आरोप दहेज के लिए परेशान किया जाता था। कोल्लम, तारीख 22 जून, 24 साल की अर्चना की मौत का मामला दर्ज हुआ। अर्चना बुरी तरह जल गई थी। आरोप है कि उसे भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। एलएपी, तारीख 22 जून, 19 साल की सुचित्रा की लाश भी ससुराल में लटकी हुई मिली। शादी को महज 3 महीने हुए थे। सुचित्रा की शादी एक सैनिक से हुई थी और घटना के समय वो उत्तराखंड में ड्यूटी पर तैनात था। इनमें से एक मामले को ही ले लीजिए। 22 साल की विस्मया बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की छात्रा थी। विस्मया की शादी किरण से हुई, जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के तौर पर काम करता है। पिता के मुताबिक बेटी की शादी में उन्होंने 800 ग्राम सोना, 1 एकड़ जमीन, टोयोटा यारिस कार दहेज में दी थी, जिसके बाद विस्मया के पति ने गाड़ी के बदले पैसों की मांग की और दहेज को लेकर विस्मया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मौत से ठीक 2 दिन पहले ही विस्मया ने अपने कजन को जानकारी दी थी कि उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया और विस्मया के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार की मांग है कि विस्मया के पति किरण पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 5 सालों में केरल में 66 मौत के मामले दहेज को लेकर दर्ज किए गए हैं, जबकि 15,143 मामले दहेज प्रताड़ना को लेकर दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के बढ़ते मामलों पर 9 जुलाई को केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन और इसे कठोरता से लागू करने की अपील की। साथ ही सरकार से सवाल किया कि राज्य में इस कानून को सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा, और ये उस राज्य की स्थिति है जहां 100 में से 94 लोग शिक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचने वाली बात है कि जब केरल का जिक्र आता है तो केरल को लेकर बात की जाती है उसके साक्षरता मॉडल की, केरल को लेकर बात की जाती है उसकी डेवलपमेंट मॉडल की, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा वो एक चैलेंज बरकरार रहता है, चुनौती बरकरार रहती है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा बाकायदा धरना भी दिया जाता है, उपवास भी रखा जाता है और एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। और केरल में अगर बीते 1 महीने में ही बात की जाए तो दहेज हत्या के जो मामले हैं उन्हें लेकर केरल सुर्खियों में आया है। और इसी दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत आप इसे कह सकते हैं कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा ये उपवास रखा गया, 1 दिन का उपवास। इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं किस तरह 9 जुलाई को केरल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन थी, उस पर नोटिस दिया गया, जिसमें कोर्ट ने पूछा कि दहेज निषेध कानून का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब हम कानून की बात करते हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी हो जाती है,
और आपको ये बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब अब से बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इस खबर के इस अहम पहलू को भी समझिए कि क्या आपके जहन में किसी राज्यपाल की तस्वीर आती है जो इस तरीके से उपवास रख रहा हो या इस तरह से धरने पर बैठा हो, गांधीगिरी, आम बोल चाल की भाषा में कहे तो इस तरह की गांधीगिरी आपने किसी राज्यपाल के बिहाफ पर क्या हाल फिलहाल में देखी है? ये अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है और साथ ही इस खबर के कई पहलू भी हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात जो समझनी यहाँ पर ज़रूरी है, जब गवर्नर साहब इस तरीके से बैठते हैं तो क्या उनकी कोई मांग है या फिर वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम आपको इस खबर से जुड़ी दूसरी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, लगातार सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह जो केरल हाई कोर्ट है उसके द्वारा चिंता जताई गई कि जो दहेज निषेध अधिनियम है उसे सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि बीते एक महीने में केरल दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर सुर्खियों में आया है। गांधीवादी संगठनों ने इसे लेकर वो काफ़ी मुखर हुए हैं और उनकी इसी कोशिश के तहत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी जुड़े इस कोशिश के साथ, इस मुहिम के साथ, और आज उनके द्वारा एक दिन का उपवास रखा गया और साथ ही वो धरने पर भी बैठे। क्या जो मैसेज देने की कोशिश आरिफ मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं, केरल के गवर्नर कर रहे हैं, क्या वो मैसेज जिन लोगों के लिए है वो लोग समझेंगे? क्या हम जिस सिचुएशन में सुधार की बात कर रहे हैं, हालात में सुधार की बात कर रहे हैं, क्या वो हालात इस उपवास के बाद, इस बड़े मैसेज के बाद बदलेंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में, जहन में जो इमेज उभर कर आती है केरल की, वो साक्षरता से जुड़ी हुई है। और अक्सर ये कहा जाता है जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें आप साक्षरता के माध्यम से उन्हें सुधार सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब केरल दहेज प्रथा को लेकर सुर्खियों में आया तो कई लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि केरल में ऐसा कैसे हो सकता है? एक मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने वाला स्टेट, वहाँ पर इस तरह से गवर्नर को क्यों बैठना पड़ा? देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की। हालांकि इनके टाइम को लेकर हम आपको क्लैरिटी दे दें, जब गांधीवादी संगठनों की जो पहल है उसका हिस्सा बने हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। मुझे बताया गया है हमारे साथ केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। जानते हैं आज आपका कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त भी रहा और आज आपने उपवास भी रखा है, तो सबसे पहले तो आपका उपवास आप अभी तक खत्म कर पाए हैं व्यस्तता की वजह से, या अभी व्यस्तता की वजह से वो उपवास नहीं खोल पाए हैं? नहीं, उपवास तो वहाँ गांधी भवन में जो कार्यक्रम समाप्त होना था वो उपवास ख़त्म करने के साथ ही समाप्त होना था, तो वो हो गया ख़त्म। आरिफ मोहम्मद खान साहब, इससे पहले जहन में नहीं आता जी, आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। आप तक मेरी आवाज पहुंचने में थोड़ा सा स्लाइड डिले होगा सर, कुछ सेकंड्स का, 5-6 सेकंड्स का थोड़ी सी देरी होगी, तो ये मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ। सर, आज जब आपने ये उपवास रखा है, आप जब धरने पर बैठे हैं, तो इससे पहले कम से कम जहन में किसी और राज्यपाल की तस्वीर नहीं आती जो इस तरीके से उपवास पर बैठा हो एक सामाजिक बुराई के खिलाफ। हाल फिलहाल में आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? हमारे यहाँ हाल में एक बड़ी घटना हुई है, उससे पहले भी कुछ घटनाएं हैं जिसने केरला के मानस को हिला दिया है। और जब मैं ये बच्ची जिसने अभी हाल में जिसकी जान गई है, जब मैं उसके घर गया था तो मैंने बहुत NGOs को, हमारे यहाँ जो बड़ी वॉलंटरी स्पिरिट है केरला में, तो मैंने उनको सबको यह अपील की थी कि इस मामले में एक जनमानस को और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। केरला आप जानते हैं शिक्षा में सबसे आगे है, स्वास्थ्य इंडिकेटर्स जो हैं उसमें आगे है,
यहाँ पे जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उसमें नीति आयोग मानता है कि केरला देश में सबसे आगे है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से केरला में जब ऐसी घटना होती है कि जब एक नौजवान लड़की अपनी जान ख़त्म कर लेती है क्योंकि उसको परेशान किया जा रहा है जहेज़ के मामले में, तो वो ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। तो वहाँ गए थे। अब हमने एक अपील की थी सब NGOs से, हमने अपील की थी गांधीयन से ख़ास तौर से। अब गांधी हमारे केरला के जो बहुत सीनियर गांधीयन हैं, काश आप यहाँ होते। 107 साल की उम्र के गांधीयन, 100 साल की उम्र के गांधीयन, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, वो सबसे आगे थे। और जो संस्थाएं हैं, गांधी संस्थाएं, उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब उसमें शामिल थे। तो अब जब उन्होंने एक आह्वान किया है कि इस बुराई के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा जाए, तो मुझे तो उनका धन्यवाद भी करना था कि उन्होंने ये आह्वान किया। और उसके बाद मैंने पहले ही दिन उनसे कह दिया था कि अगर आपका ऐसा आह्वान होगा, बल्कि मैंने सब NGOs को कहा है कि मैं आपका वॉलंटियर बन के काम करूँगा। तो मैंने इसलिए कि ये हमारे इतने वरिष्ठ हैं, ये जिन्होंने, वो लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को देखा है, गांधी जी के साथ काम किया है, कुछ थोड़े से लोग वो भी हैं, और जो उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो उनका अगर आह्वान हो तो उसमें अपने आप को जोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सम्मान का विषय है। आप सम्मान का विषय, इस मुहिम से जुड़ना बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही लिटरेसी, साक्षरता का जिक्र किया, और जब केरल के बारे में बात की जाती है तो जहन में एक समृद्ध और साक्षर राज्य की छवि उभर कर आती है। लिटरेसी की आप बात कर रहे थे, तो अपने दर्शकों को आंकड़ों के माध्यम से ये भी बता देती हूँ कि केरल में अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो अगर पुरुषों में कहा जाए तो 96% से ज़्यादा है। महिलाओं में बात की जाए लिटरेसी रेट की तो 92% है, जबकि पूरे देश में यही करीब 82% जो है वो पुरुषों में है और करीब 65% जो है वो महिलाओं में ऑल इंडिया लेवल पर आता है। जब हम एक ऐसे राज्य की बात करते हैं और फिर हम ये दहेज को लेकर ऐसी बीमार मानसिकता की बात करते हैं, तो साक्षरता और दूसरी तरफ ये सामाजिक बुराई, ये दोनों एक साथ कैसे ठहरते हैं? मैंने आज भी वहाँ कहा कि केरला में इस बुराई के खिलाफ सामाजिक चेतना है, लेकिन इसको उस स्तर पे ले जाना है सामाजिक चेतना को। हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि इस चेतना को हम उस स्तर पे ले जाएं जहां पड़ोसी भी ये सवाल करे और कहे कि अगर जहेज मांगा, अगर डाउरी मांगी जा रही है, अगर वो दूसरा पक्ष जो है वो उसके लिए मुंह खोल के बात कर रहा है, तो फिर ऐसी शादी भी नहीं होनी चाहिए। लड़की को सबसे पहले ना कह देना चाहिए, और अगर ऐसी शादी होती है तो हम इस शादी में शरीक नहीं होंगे। मैंने इनफैक्ट आज मैं एक पत्र जा रहा है हमारे वाइस चांसलर्स को कि शिक्षा तो विद्या है इसके लिए कि हमारे अंदर विवेक पैदा हो। हम विमर्श रूपनी कहते हैं जो हमें ये समझ देती है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर इस विद्यालयों से निकलने वाले लोग अपनी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे जहेज के दाम बढ़ाने के लिए, तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए डिग्री देने से पहले हर छात्र को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि मैं ना तो जहेज दूंगा, ना जहेज मांगूंगा, ना मैं जहेज का जो अपराध है इसमें किसी भी प्रकार से शामिल होऊंगा। तो अब ये इससे एक मानस बनेगा। फिर हम अब सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो MP हों, MLA हों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन एरिया के मेंबर हों, जिन्हें जनता ने चुना है, उनसे हम एक अनुरोध कर रहे हैं कि आपको जहाँ कहीं शादी के लिए कोई निमंत्रण मिले
तो आप अपने सूत्रों से जानकारी करिए कि क्या इसमें जहेज मांगा गया है और उसी के मुताबिक दिया गया है, कुछ सौदेबाजी हुई है। अगर ऐसा है तो आप ऐसी शादी में जाने से मना कर दीजिए और पब्लिकली कहिए कि इसलिए हम नहीं जा रहे इस शादी में क्योंकि यहाँ जहेज की मांग की गई है और उसके लिए जहेज दिया गया है। तो ये सब बनाने से क्या होगा, अब चेतना पहले से है। और ये भी मत समझिए कि ये क्राइम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक विस्मया की जान ने पूरे केरला को आंदोलित कर दिया है। अब इसकी जो जान गई है ये बेकार नहीं जानी चाहिए, इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फिर किसी लड़की को विस्मया की तरह अपनी जान न लेनी पड़े। इसके लिए हमने ये अपील की सारे एनजीओ से और ख़ास तौर से गांधीयन से, और उन्होंने उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया। आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया अंडरटेकिंग को लेकर। उससे पहले आपने जिक्र किया कैसे एक डिग्री का इस्तेमाल अपनी एक तरीके से कहे तो कीमत लगाने के लिए किया जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपकी इस बात को सुन रही हूँ तो हमें और आपको और सब लोगों को कहा जाता है कि सामाजिक बुराई को साक्षरता से दूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं डिग्रीज का इस्तेमाल एक सामाजिक बुराई का बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सवाल ये उठता है फिर सामाजिक बुराई का क्या सही मायने में साक्षरता से कोई लेना देना है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम, बल्कि कुछ लोग हमेशा, अब देखिए ब्लैक शीप तो हर जगह होती हैं। यहाँ मत भूलिए कि केरला पूरे देश में ऐसा राज्य है जहाँ जिसे वर्किंग वीमेन कहते हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो हर महीने जो कहीं काम करती हैं और उसमें उनको सैलरी मिलती है। पूरे देश में सबसे बड़ी तादाद केरला की महिलाओं की है किसी भी राज्य में। और केरला की महिलाओं का जो योगदान है केरला की अर्थव्यवस्था में, केरला के सामाजिक जीवन में, केरला के मैं कहूँगा चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, केरला की महिलाएं सबसे आगे हैं। आप सड़क पे देखिए आके केरला में, सड़क पे चलती हुई अकेली महिला, उसके अंदर जो विश्वास नज़र आता है वो आपको बहुत ही अच्छा सुखदायक अनुभव देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या एक बड़े पैमाने पे है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक घटना ने पूरे केरला को, मैंने आपसे कहा, एक घटना ने पूरे केरला को आंदोलित कर दिया है और लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम भले ये फिगर दें कि यहाँ पे ये कम हैं ऐसे केसेस, लेकिन वो एक केस को भी इस प्रदेश के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी डिग्री का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या अपने पुरुष होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कोशिश ये है कि एनजीओज़ के ज़रिए, ख़ास तौर से गांधी विचारधारा से जो लोग संबंधित हैं उनके ज़रिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसमें सामाजिक एक जिसे कहते हैं स्टिग्मा, यानी उसको लोग बुराई की नज़र से देखने लगे। अभी वो कहते हैं बुरा, लेकिन फिर भी शादी में चले जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वक्त जो केरला में माहौल बन रहा है, आने वाले दिनों में कोई भी शादी जिसके बारे में लोगों को ये आभास हो जाएगा कि यहाँ जहेज मांगा गया है, डिमांड की गई है, लोग, मुझे पक्का यकीन है कि पड़ोसी भी ऐसी शादी में जाने से मना कर देंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप बहुत बड़े लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें दहेज प्रथा के खिलाफ। आपने एक अंडरटेकिंग का जिक्र किया। मैं आपसे विद योर परमिशन सर देश की बड़ी तस्वीर के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। इस समय सिर्फ दहेज प्रथा नहीं, हमने बीते दिनों में देखा है इस देश में जिस तरह की खबरें आई हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर आई हों या फिर एक तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है कि इस देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं बीते 7-8 सालों में उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप इस तरह के मुद्दों पर काफ़ी मुखर रहे हैं, बहुत खुलकर आपने हमेशा अपनी बात रखी है। जब आप इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो भारत की छवि किस तरह की बनती है? और ख़ास तौर पर दुनिया का ही उदाहरण देकर कहा जाता है दुनिया में भारत बदनाम हो रहा है,
लेकिन भारत को बदनाम फिर कौन कर रहा है? देखिए, इसमें मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इसमें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संविधान की बात मैं कर रहा हूं, और ये मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूं, लगातार करता रहा हूं। इस देश में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी की कल्पना ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर प्रावधान है कि अगर कोई लोग कहते हैं भाषा के आधार पे या आस्था के आधार पे, तो और वो अपनी संस्थाएं कायम करते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, तो संविधान केवल इतना कहता है कि उन संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनकी सहायता करते वक्त जैसे दूसरी संस्थाओं की मदद की जाएगी उनकी भी की जाएगी। तो अब सबसे पहली हमारी ज़रूरत ये है, ये जब तक ये जो अंग्रेज़ों से मिली हुई हमारी विरासत है कि हम या तो हम हिंदू हैं, या हम मुसलमान हैं, या ईसाई हैं, या सिख हैं, वो हमारी पहचान का बड़ा हिस्सा है। नहीं, हम भारतीय हैं। ध्यान रखिए, हम डेमोक्रेसी हैं, हम रूल ऑफ लॉ सोसाइटी हैं। वन विद लॉ इज मेजॉरिटी इन ए डेमोक्रेसी। ये जब तक ये हम क्या भाषा का प्रयोग करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे भी मानस बनता है। कोई वक्त तो ऐसा आना चाहिए जब हम एक आदमी को, वो चाहे एक बहुत छोटे से समुदाय से संबंध रखता हो, लेकिन हम उसके अधिकारों को भारतीय के अधिकारों की तरह देखें। जिस दिन हम उसे भारतीय के अधिकारों की तरह देखने लगेंगे, मैं ये समझता हूँ ये समस्या 99% खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब तक आप लोगों पे लेबल लगाते रहेंगे और जब तक उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान इससे बनती रहेगी कि वो फला समुदाय से उनका संबंध है, तब तक ये समस्या मुझे लगता है बनी रहेगी। सर, आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जैसे ये कोई राजनीतिक हथियार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी संविधान सभा ने उस पर खूब गौर फिक्र करके उसको संविधान में रखा है। अभी तक हमारी किसी सरकार ने उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी सरकार जब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगी और इस बारे में आगे बढ़ेगी, तो वो ये सुनिश्चित करेगी कि ना तो हमारा कानून ऐसा होना चाहिए कि ना तो हम किसी व्यक्ति को कानून ना तो किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने के लिए कहे जो उसकी आस्था के विरुद्ध जाता है, ना उससे किसी ऐसे काम से रोके जो उसके लिए उसकी जो तौर तरीके हैं, जो कानून हैं, वो उनका हिस्सा है। और ऐसा कानून बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं। तो मैं तो ये मानता हूं कि इससे तो हम आंखें चुरा नहीं सकते। ये तो हमारे संविधान का हिस्सा है और सरकार पे ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे कि जिससे सबके लिए हमारे पास हमारा क्रिमिनल लॉ कॉमन है, हमारे बाकी सारे लॉ कॉमन हैं। तो जहां, और ये बात ध्यान रखिए कि सिविल लॉ में जो उसकी डेफिनेशन में आता है कि जो सिविल लॉ है उसमें किसी काम को ऑन द पेन ऑफ पनिशमेंट नोबडी कैन बी आस्क्ड नॉट टू डू समथिंग। तो ये सिविल लॉ है। इसमें बस इतना देखने का है कि जो शादी के नतीजे में, विवाह उपरांत जो अधिकार और जिम्मेदारियां पैदा होते हैं, उनकी समानता है। मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि हिंदू कोड बिल है, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें सिख भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं। तो क्या उनके रस्म रिवाज खत्म हो गए? बल्कि खुद हिंदुओं में, नॉर्थ में और से चलिए साउथ की तरफ, आपको हर इलाके में अलग अलग रस्म रिवाज मिलेंगे। कानून का ताल्लुक इससे नहीं है कि वो रस्म रिवाज को रेगुलेट करे। कानून का ताल्लुक है अधिकार और आपके कर्तव्य जो हैं उसको सुनिश्चित करें। तो ये मैं नहीं मानता कि इसको कंट्रोवर्सी का
किसी विवाद का विषय बनाया जाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, आप उनसे क्या कहेंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तो उन्हें लगता है माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या संदेश है? नहीं, मैं उनसे क्या कहूँ, इसलिए कि वो वही लोग हैं जो 1986 में कहते थे कि 3 तलाक जो है ये इस्लामी कानून का हिस्सा है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट जमा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिदअत है, यानी ये ओरिजिनल इस्लामिक लॉ नहीं है और हम खुद इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, हम खुद अभियान चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो रोज़ अपने आप को बदलते हों, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा उनको सलाम। आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, अपनी व्यस्तता के बावजूद वक्त निकाला और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.